अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली खज़र है। आज मेरे साथ हैं मौजूद शहजाद सलीम साहब। शहजाद सलीम साहब जो है वो लम्स के ग्रेजुएट हैं। हमारा उनका एक ही यूनिवर्सिटी है। उसके बाद 1990 में इन्होंने एक स्पिनिंग मिल बनाई। वो स्पिनिंग मिल जो थी छोटी सी, अब एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूनिट है और 35-40 अरब का साल का वो कारोबार करती है। इसके अलावा एनर्जी में और मुख्तलिफ सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट है। अभी कुछ दिन पहले मेरी इनसे बड़ी पुरानी दोस्ती है। एक हमारी ट्विटर के ऊपर थोड़ी सी गपशप हुई उनके ऊपर कि टेक्सटाइल के ऊपर सब्सिडी क्या होती है या उनको हम क्या सपोर्ट करते हैं और मार्केट कैप किस कंपनी की क्या है क्या नहीं। तो फिर हमने सोचा कि शहजाद साहब के साथ एक बैठ के बात कर ली जाए और एक इनके साथ एक खुल के फ्रैंकली हम एक कॉन्वर्सेशन करें जिसके बेस पे हम उनका व्यू ले सकें और फिर व्यूअर्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या समझते हैं और क्या नहीं। तो शहजाद साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो जी आपसे चुपता हुआ सवाल पूछेंगे कि ये टेक्सटाइल के अंदर लोग कहते हैं कि जी ये रेंट सीकिंग बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का जो पैसा है, जो सब्सिडी का एलिमेंट है, चाहे वो एनर्जी में हो चाहे वो इंटरेस्ट रेट में हो, वो टेक्सटाइल ले जाता है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती नहीं है और ये पैसा जो है उनका खून चूसते रहते हैं। इसमें क्या सदाकत है और क्या टेक्सटाइल की ज़रूरत है और क्या नहीं? सो आई थिंक ये चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझना ज़रूरी है। जब मैंने 1990 में काम करना शुरू किया तो हुकूमत पाकिस्तान उस वक़्त कॉटन की प्रोक्योरमेंट में बहुत एक्टिव होती थी। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत वो अगर प्राइस कम समझते थे मार्केट की, सो द गवर्नमेंट वुड इंटरवीन एंड बाय कॉटन। और इनवेरिएबली ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान या उस वक्त एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन होती थी, कॉटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, दे विल एंड अप ओनिंग अ डिसेंट क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल और इनवेरिएबली वो नुकसान करते थे। जब वो नुकसान करते थे या कॉटन ख़रीद लेते थे तो पहला एलिमेंट जो इंटरवेंशन का स्टेट की तरफ से शुरू होता था कि आप रॉ मटेरियल एट एन इंटरनेशनल प्राइस ख़रीदने से आपके लिए पॉसिबल नहीं था, बिकॉज स्टेट की इंटरवेंशन होती थी। उसके बाद स्टेट इन वेरियस फॉर्म्स इंडस्ट्री को हेल्प करता था, क्योंकि आपने अगर रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ा दी है तो अब वो इंटरनेशनली तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हिस्ट्री है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंटरवेंशन की स्टेट की, ये बहुत पुरानी है, लेकिन लोग सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी को समझते हैं। आज आप देखें कि गवर्नमेंट जो है कॉटन की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। हमारी कंजम्पशन 16-17 मिलियन बेल की है, हमारी प्रोडक्शन 10 मिलियन बेल की भी नहीं है। हमने कॉटन इंपोर्ट करनी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि हम पूरी दुनिया से इंटरनेशनल प्राइस पे रुई ख़रीद के उसका कोई प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करने के काबिल हैं। हमें कोई दुनिया में तो प्राइस ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन उसमें भी स्टेट का इंटरवेंशन होता है, कभी ड्यूटी लगा देते हैं, कभी बैन लगा देते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ वन वे नहीं है। इंडस्ट्री में स्टेट की बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है और फिर उसके बाद एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम वो उस इंटरवेंशन को अनडू करते हैं, जिसको लोग सब्सिडी का फॉर्म देते हैं। अगर आप पॉलिएस्टर में देख लीजिए तो पॉलिएस्टर पे रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट है। रॉ पॉलिएस्टर इज़ अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल चेंज लाइक कॉटन। उसकी इंपोर्ट के ऊपर परपेचुअल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी है और उस इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ड्रॉबैक मिलता है जब आपने एक्सपोर्ट करना है। बिकॉज पब्लिक इज़ नॉट अवेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिलेशनशिप। आज स्टेट बैठ कर मिनिमम वेज तय करती है। यू आर नॉट फ्री टू हायर पीपल एट मार्केट कॉस्ट और मार्केट वेजेस, आपको मिनिमम वेज देनी पड़ती है। पंजाब में तो ख़ास तौर पे 80 पेज का गैजेट है, जिसमें ईच एंड एवरी लेबर एलिमेंट की जो वेजेस हैं वो भी स्टेट ने डिसाइड किए हैं, पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं। उसके बाद आपके पास टैक्सेस हैं ऑन रेवेन्यू जो आपने पे करने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू पे मेक अ प्रॉफिट और नॉट। जिसमें टर्नओवर टैक्स है, EOB है, सोशल सिक्योरिटी है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है। मोस्ट ऑफ दीज टैक्सेस आर नॉट कनेक्टेड टू प्रॉफिट, दे आर ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये तमाम चीज़ों के बाद स्टेट को प्रेशर फील होता है कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, तो फिर किसी सेक्टर को इंसेंटिवाइज करते हैं बाय गिविंग एक्सपोर्ट रीफाइनेंस और रीबेट्स, और ये वक्तन फ़वक्तन हालात दे के गवर्नमेंट डिसाइड करती रहती है। बट मेरी अपनी ओपिनियन में कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी कंपेटिटिव है, स्पेशली जो स्पिनिंग और वीविंग बिजनेसेस। अगर मैं आज की बात करूं
तो उसमें किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं है, और वो इंटरनेशनल प्राइसेस पे रॉ मटेरियल ख़रीद के अपना प्रोडक्ट आगे बेचने में कामयाब हैं। इसका मतलब है कि किसी किस्म की तो एफिशिएंसी है, अगर ना हो तो कैसे ये काम चलेगा। सो परसेप्शन इज़ अनफॉर्चुनेटली कम्प्लीटली डिफरेंट दैन रियलिटी, और ये एक थोड़ा फैशनेबल हो गया है बुरा भला कहना। तो वो रेंट सीकर जो है, अब इसका इमेज मेरे ख़्याल में ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। और हमारी जो इंडस्ट्री की बॉडीज़ हैं, उन्होंने कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं किया टू हाईलाइट थिंग्स विच वी डू गुड और वी आर competitive in, because there is silence and nobody talks about it। आपका इमेज कैसे बेहतर होगा? पूरी दुनिया में इंडस्ट्री की अपनी बॉडीज़ होती हैं, अपनी चीज़ों को प्रोजेक्ट करती हैं, हम लोग इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके। ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। दैट्स ट्रू। अच्छा, यहाँ पे वो थोड़ा सा मैं लोगों को ये बताता जाऊँ कि ये जो आप कॉटन के ऊपर जो कह रहे हैं इंटरवेंशन, ये इंटरवेंशन तो हुकूमत बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। आज आप देख सकते हैं कि शुगर में यही इंटरवेंशन होती है, और शुगर के अंदर इनएफिशिएंसीज देख लें आप, आपकी वीट में आज यही इंटरवेंशन होती है, उसकी इनएफिशिएंसीज देख लें। तो कॉटन की वैल्यू एडिशन की इनएफिशिएंसीज उसकी उस प्रोक्योरमेंट के निकलने से ख़त्म हो गई, ये बात ठीक है। दूसरा, रेंट सीकिंग के ऊपर एलिमेंट के ऊपर मैं एक और चीज़ का ऐड कर दूं कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसको इतना सपोर्ट किया गया है कि वो एक्सपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने लग गई। लेट से जो 24 बिलियन डॉलर के करीब थी 2010-11 में, और 2019 तक वही नंबर रहा, लेकिन आपकी जो लोकल इकॉनमी का साइज़ है वो बहुत बढ़ता चला गया, और आपकी इंपोर्ट्स में बहुत ग्रोथ आई, और उसमें रॉ मटेरियल में ग्रोथ आई। तो जैसे हमारे यहाँ स्टील है, ऑटोमोबाइल है, सीमेंट है, और कई इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब में देखें तो इनमें एक इनहेरेंट प्रोटेक्शन है इंपोर्ट की। इनमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं ऑन द फाइनल प्रोडक्ट्स। जब वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं तो उसके बाद वो एक डोमेस्टिक स्फीयर के अंदर वो खेलते हैं, 20-25% का उन्हें मार्जिन होता है, और उसके अंदर जाके वो खेलते हैं और उसमें कम्पीट करते हैं, यानी कि बाहर की से कम्पीट नहीं करते। टेक्सटाइल जो है वो एक्सपोर्ट करता है तो वो बाहर से कम्पीट करता है, चूँकि वो इन्वायरमेंट मुल्क की इनएफिशिएंट इन्वायरमेंट है जिसमें बाकी इंडस्ट्रीज़ करती हैं, तो वो उस लेवल पे होता है। जब बाहर से उसे कम्पीट करना पड़ता है तो आपको सब्सिडी देनी पड़ती है। जब टेक्सटाइल को वो सब्सिडी देते हैं तो लोग रेंट सीकिंग करते हैं। जब दूसरे को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से सपोर्ट करते हैं, चूँकि वो हुकूमत की जेब से पैसा नहीं जा रहा होता, तो वो लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन वो लोगों की जेब से पैसा जा रहा होता है। जैसे स्टील महंगा है, यहाँ पे गाड़ी महंगी है, तो मेरे कंज्यूमर की जेब से पैसा जा रहा है। जब हम आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते हैं तो टैक्स पेयर की जेब से पैसा जा रहा होता है, इनडायरेक्टली तो एक जगह से जा रहा है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं। और जब आप ही लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, आप ही हैं, आपके मामू हैं मियां मंशा और बाकी ग्रुप्स हैं, आप लोगों ने 2008-9 के बाद आपने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया, आपने रियल स्टेट में किया, आपने जो है अपने यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांड्स बनाए, आपने दूसरी इंडस्ट्रीज़ में की। क्यों आप टेक्सटाइल में नहीं गए? क्यों आप एक्सपोर्ट्स में नहीं गए? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलती है और गालियाँ नहीं मिलती। टेक्सटाइल में आपको गालियाँ मिलती हैं और प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो ये भी एक वजह है जो मेरे ख्याल में आ जाती है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज जो आप कहते हैं कि स्पिनिंग और वीविंग के अंदर इस वक्त आप कंपेटिटिव है, बट अगर इस वक्त जो स्टेट बैंक की टर्फ स्कीम है और जो एक्सपोर्टर की LTFF स्कीम है जिसमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिलता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट अगर मार्केट इस वक्त रेट है 10-11% का, तो आपको 2-3% में मिलता है। जो 7-8% की ये सब्सिडी है, ये भी तो आप लोगों को जा रही है। एक मुल्क जिसके अंदर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से 20% है, कॉस्ट ऑफ डेट 10 से 12% है, वहाँ पे जब कॉस्ट ऑफ डेट 2-3% पे मिलता है तो आपको एडिशनल 8% मिल जाते हैं। फिर आप कंपेटिटिव होकर ऊपर जब एडिशनल 8% लेते हैं तो ये मुल्क के साथ जाती नहीं है। सो अली, बात यह है कि ये जो LTFF है या टर्फ है, ये स्पिनिंग वीविंग पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है ना, तो ये डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री ही बोरो कर सकती है। देयर आर वेरी फ्यू कोई इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज होंगी जो कि ये कर सकते हो। यान की और ग्रे क्लॉथ की एक्सपोर्ट पाकिस्तान में ड्रामेटिकली गिरती चली। टर्फ कर सकते हैं, LTFF नहीं। टर्फ में तो ये टर्फ में भी ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आपने एक्सपोर्ट करनी है। नहीं टर्फ में तो नहीं रिक्वायरमेंट। हाँ सॉरी, यू आर राइट, टर्फ में नहीं है। वो टर्फ एक वन टाइम गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। LTFF इज़ ए रनिंग स्कीम। सो एट द एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना, गवर्नमेंट फील करती हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है। ये कोई एग्जांपल पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट नहीं है। आप दुनिया में कहीं देख लीजिए,
इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम्स दी जाती हैं, और ये सिर्फ टेक्सटाइल में भी लिमिटेड नहीं है. टर्फ वॉज अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, वेदर यू वांट टू पुट अ सीमेंट प्लांट और यू वांट टू पुट अ केमिकल फैक्ट्री. दे डिसाइडेड कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए आपको चीप फाइनेंसिंग देनी है, और वो हर इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री ने भी यूज़ किया. बट क्या वजह है कि 50% टर्फ जो है वो टेक्सटाइल ने ले लिया, जबकि टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग में शेयर जो है इससे बहुत कम है. सो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 50% अगर लिया है तो बैंक्स के पास ये लिबर्टी है कि वो पैसा टर्फ में, टेक्सटाइल को दें, सीमेंट में दें, केमिकल में दें. अगर आपकी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही टेक्सटाइल है और जो बैंक्स के पास एप्लीकेशन आ रही हैं उनको कोई स्टेट बैंक की डायरेक्शन नहीं है कि आपने टेक्सटाइल को देना. इट इज़ द चॉइस ऑफ द बैंक्स एंड it can be a combination of many things. Maybe the textile credits are better in banks' perspectives. Maybe there are not enough other projects जिनमें बैंक्स दे सकते हो. तो ये टर्फ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुछ यूटिलाइज भी नहीं हो सकी लाइनें. सो जिस टाइम पीरियड में ये दिया गया है फॉर अ सॉर्ट ऑफ अ हाई विटामिन डी इंजेक्शन के आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ करें, उसमें जो पॉसिबल था वो हो गया. बहुत सारे लोगों ने लगा लिया, बहुत सारे लोगों ने इस चांस को मिस कर दिया. लेकिन ये स्पिनिंग या वीविंग स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक. तो क्या इसकी वजह हम ऐसा कह सकते हैं कि पिछले 10-12 साल में चूंकि टेक्सटाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, बाकी सेक्टर्स में, सीमेंट में जैसे भी बहुत बड़ी एक्सपेंशन आई, फूड प्रोसेसिंग के हम देखा हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, और सेक्टर्स में हुई, वो स्टील में हुई, ऑटोमोबाइल के अंदर हमने देखा नए प्लेयर्स आए, तो टेक्सटाइल में नहीं हुई थी, इनमें ऑलरेडी होते रही है. तो वो एक बैकलॉग था जिसकी वजह से ज़्यादा लोग टेक्सटाइल में चले गए. बहुत इंपॉर्टेंट सब आपने सवाल पूछा. सवाल पूछने वाला ये है कि टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट हुई क्यों नहीं, और अगर ये इतने बड़े रेंट सीकर हैं और ये इतना ज़बरदस्त कारोबार है तो लोग क्यों नहीं करते इन्वेस्टमेंट. सो इसका जवाब तो मेरे सवाल में है, मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है. तो वो तो मैंने पहले जब अपनी बात में भी कहा कि वो रेंट सीकर अगर आप उन्हें कहते हैं तो आप इसलिए इस तरह से रेंट सीकर कहते हैं कि वो सब्सिडी लेते हैं, जबकि जो इंपोर्ट प्रोटेक्शन लेता है वो उसको आप देखते नहीं हैं. देखिए, सब्सिडी तो गवर्नमेंट से हर इंडस्ट्री लेती है. आज आप पाकिस्तान की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री देखें तो आपने एक गैस की प्राइस फिक्स कर दी जो मे बी 70% ऑफ द कॉस्ट है. नहीं तो आप देखें ना, पाकिस्तान में इस वक्त जो फर्टिलाइज़र है वो दुनिया से 5 गुना कम नीचे प्राइस पे है. तो वो एक वजह ये भी है ना कि यूरिया भी तो हम सस्ता देते हैं. वो आज 5 गुना कम है. अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उठा के देखें तो 5 गुना कम नहीं होगा. फिर जब आप 5 गुना सस्ता फर्टिलाइज़र बेचते हैं तो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट भी हो जाता है, इलीगल तरीके से भी चला जाता है. मैं इसके ख़िलाफ़ या इसके हक़ में नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल इलस्ट्रेट कर रहा हूँ. अगर ICI जाके PTI का प्लांट लगाता है तो उसको गवर्नमेंट 10 साल की प्रोटेक्शन देती है कि हम आपको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं. ये प्रोटेक्शन चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ जापान हो या गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया हो, ये स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है, अपनी सवाबदीद होती है. गलत या सही वक्त बताता है. इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्लेम नहीं आप कर सकते कि स्टेट ने डिसाइड किया. आज आप देखिए कि हमारी कॉटन की प्रोडक्शन 15 मिलियन बेल से घट के 8 मिलियन पे आ गई, और जो बेसिक रॉ मटेरियल हम प्रोड्यूस कर रहे थे 15 मिलियन, वो आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. सो वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग. अगर हम एज अ कंट्री अपनी मिस्टेक्स को, या आई वुड से पॉलिसीज़ विच वर नॉट राइट, हाइंडसाइट में एवेल्यूएट करेंगे तो हम फ्यूचर में ठीक पॉलिसीज़ बना सकते हैं. लेकिन अगर हम देखें, अगर हम देखते हैं कि कॉटन हमारा गिरा है तो हमारा कॉर्न या मेज़ जो है वो बड़ा है, हमारा शुगर केन बड़ा है. और अगर हम ये कॉटन की मेज़ ना बना रहे होते, जो हमारी, अगर हम अपनी पोल्ट्री की इंडस्ट्री को देखें जिसमें इतनी ग्रोथ आई है, हम डेयरी की इंडस्ट्री को देखें इतनी ग्रोथ आई है, जो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल जाता है वो ये आता है, तो वो रॉ मटेरियल सारा इंपोर्ट कर रहे होते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे अगर फार्मर को वो मेज़ बना रहा है तो उसमें उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है. तो हो सकता है हम बेहतर हो कि हम कॉटन इंपोर्ट करें और मेज़ को बना लें, और मार्केट ऐसे जा रही है. जबकि बांग्लादेश को देखे, वो तो कभी कॉटन बनाता नहीं है, उसकी एक्सपोर्ट चढ़ गई. अली बात यह है कि 2-3 चीज़ें हैं. आप ये फ़ैसला करना कि एज अ स्टेट, पहली बात हम ये फ़ैसला करें कि ये दिस और दैट है. क्या हम मेज़ भी बना सकते थे और कॉटन भी उगा सकते थे? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, बट ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट. मेरे ख्याल में तो मार्केट ने इसका जवाब दिया है, क्योंकि मेज़ पे और कॉटन पे दोनों पे सपोर्ट नहीं है. आपने देखा कि शुगर केन पे और वीट पे सपोर्ट है, तो वो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि जी गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा बने,
और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है और उसकी इनएफिशिएंसीज गवर्नमेंट की वजह से आती है। बट मेज़ तो एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, और कॉटन को अगर उसने रिप्लेस किया, दोनों मार्केट बेस्ड थी, तो इसका मतलब है कि मार्केट सोल्यूशन दे रही है कि भाई मेज़ बेहतर है। बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है, शुगर केन ने कॉटन को दोनों ने प्राइमरीली किया रिप्लेस है, लेकिन शुगर केन ने अगर ज़्यादा किया है, जो आपकी बात ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन। So I think the point is when you look at macroeconomic policies, it's a highly complex environment, और स्टेट की एक पॉलिसी होती है, गलत या सही मेरा काम नहीं है उस पर कमेंट करना, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें डिटर्मन होती हैं। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा जो माइंडसेट बन गया है पाकिस्तानी कंज्यूमर का, सोशल मीडिया का, वो ये है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ फॉल्ट इन एवरी सिंगल थिंग, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये बहुत सारी चीज़ें आर डिटर्मिन्ड बाय फैक्टर्स विच आर आउटसाइड। आज आप देखें वैल्यू एडेड बिजनेस जो है, या आप डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो ग्रो क्यों कर रही है? अगर पहले क्यों नहीं ग्रो करती थी? बहुत अच्छा एक फिनोमेना है। तो हम सडनली एफिशिएंट नहीं हो गए वैल्यू एडेड इंडस्ट्री में। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि चाइना से बहुत सारी बिजनेस आउटसाइड ऑफ चाइना शिफ्ट हो रही है, और उसकी वजह यूएस पॉलिसी है। जब वो यूएस पॉलिसी है, उन्होंने अपनी कंपनीज़ को एक सिग्नल दिया है कि भाई चाइना से आपने अपनी डिपेंडेंस कम करनी। अब चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल का, तो उसके रिडक्शन इन बिजनेस पाकिस्तान भी आ रही है, इंडिया भी जा रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है, सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारी ग्रोथ भी इस वजह से आ रही है क्योंकि हमें भी उसका ग्रोथ का मिल रहा है, और एक क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि भाई चाइना से आपने काम रिलायंस कम करनी है। कंपनीज आर लुकिंग इनटू ऑल दीज कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई देयर। आपको कोई चाइना से बिजनेस मिला? जी, वैल्यू एडेड बिजनेस जो है, देखिए हमारी सारा रॉ मटेरियल पहले यान या ग्रे क्लॉथ मेजॉरिटी चाइना में जा रहा था, अब वो यान या ग्रे क्लॉथ पाकिस्तान में कंज्यूम होना शुरू हो गया है, और हमारी ड्रामेटिकली एक्सपोर्ट घट रही है। कॉटन यान वाज द सिंगल लार्जेस्ट आइटम ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स। अब कॉटन यान सिंगल लार्जेस्ट आइटम नहीं है, हम गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यान यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि यान की एक्सपोर्ट घट रही है, अच्छी बात है, पाकिस्तान में कंज्यूम हो रहा है। इसी तरह आगे ग्रे क्लॉथ की कंजम्पशन पाकिस्तान में बढ़ रही है। हो सकता है फ्यूचर में डाइड फैब्रिक हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए, और हम उसको गारमेंट में कन्वर्ट कर दें, या उसको किसी होम टेक्सटाइल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। इस वक्त भी पाकिस्तान से रोल्ड ऑन ट्यूब फैब्रिक डाइड या ब्लीच वाइट एक्सपोर्ट होता है। तो मे बी इन द फ्यूचर, एंड दैट इज़ व्हाट वी शुड डिज़ायर, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का नंबर अगर नहीं भी बढ़ता और वो फाइनल नंबर बढ़ता जा रहा है और ये नंबर घट रहा है, तो ये कैंसल आउट भी हो रहा है। ये जो ऑब्सेशन है ना विद नंबर्स, ये बहुत ख़तरनाक है। बिकॉज मैं यहाँ देखता हूँ कि हर महीने की एक्सपोर्ट पर फिगर आते हैं और एक सोशल मीडिया पे बहस शुरू हो जाती है, एंड ये बहस मीनिंगलेस है। बात यह है कि उसमें कुछ चीज़ें घट रही हैं, कुछ बढ़ रही हैं, कहीं दुनिया में डिमांड बढ़ रही है, कहीं शिपमेंट हो गई, कहीं पोर्ट बंद है। पूरी सोसाइटी, पूरी स्टेट की मशीनरी उस फिगर को डिसाइफर करने में 15 दिन लगी रहती है, और एक एक्विजिशन होती है, एक काउंटर एक्विजिशन होती है, और हम एक कीमती वक्त एक कंप्लीटली नॉनसेंसिकल डिबेट में ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देखें, जो 11-12 बिलियन डॉलर पे होती थी, वो इस साल जो है वो आपकी तो 6 महीने में 9 बिलियन पे चलेगी, या जो कि 18 बिलियन तक जा सकती है, अगले साल उससे भी बढ़ सकती है। तो आप पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की ट्रेजेक्ट्री किस तरह देख रही है, बेस्ड ऑन दैट कि जो अभी नई इन्वेस्टमेंट आई है, बेस्ड ऑन दैट कि जो यान और ग्रे क्लॉथ से वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो रही है, तो उससे डॉलर वैल्यू चर्न ज़्यादा हो रही है, और बेस्ड ऑन द थर्ड फैक्टर कि चाइना से जो बिज़नेस शिफ्ट हो रहा है वो भी हो रहा है, और चौथा फैक्टर जैसे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर क्लेम करते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया से भी बिज़नेस शिफ्ट हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? तो इन फैक्टर्स की बेस पे आप हमारी एक्सपोर्ट्स को टेक्सटाइल की कहाँ देख रहे हैं अगले 5 साल? तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्सपोर्ट बढ़ी किस वजह से है। सो इसकी बढ़ने के प्राइमरीली 2 वजूहात हैं। एक ये है कि वैल्यू एडिशन में या डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा प्राइस फैक्टर है। इस वक्त जो कॉटन की प्राइस है वो पिछले 15 साल में ऑल टाइम हाईएस्ट है। जब कॉटन की प्राइस बढ़ जाती है तो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री की हर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। सो इस सारी इंक्रीज़ में दो तीन फैक्टर्स हैं। एक कन्वर्जन ऑफ रयान एंड ग्रे एक्सपोर्ट्स इनटू वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट, उसका क्वांटम कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। दूसरा, इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ यान, ग्रे क्लॉथ एंड द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। अब इन तमाम चीज़ों की ट्रेजेक्ट्री जो है, और आपकी जो कैपेसिटी ऑनलाइन आ रही है, उसके एग्जैक्ट फिगर्स हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कोई सेंट्रल कैलकुलेशन नहीं है। सो आई कैन गिव यू एनी नंबर, पीपल थ्रो आउट नंबर्स, बट आई थिंक आई एम नॉट
comfortable in giving you a number. The important thing is that we have increased our capacity and these exports are going to increase. Now let's suppose कि रॉ मटेरियल की प्राइस या कॉटन की प्राइस अगर आज $1.30 है और ये वापस गिर के 70 सेंट पे 1.5 साल बाद हो जाएगी, तो देयर विल बी अ ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स। अब इंपोर्ट भी कम होगी कॉटन की, तो कॉटन की इंपोर्ट का फैक्टर बहरहाल इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि 4-5 मिलियन बेल 6 मिलियन बेल इंपोर्ट हो रही है, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट का फैक्टर बहुत बड़ा है। सो आपकी एक्सपोर्ट गिरेगी एंड दैट इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी अलार्म्ड अबाउट। सो उस वक्त एक नया अलार्म खड़ा हो जाएगा कि जी एक्सपोर्ट गिर गई। एक्चुअली ये जो ऑब्सेशन विद नंबर्स है ये कम्प्लीटली मिसलीडिंग है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखें कि यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है इसका मतलब है कि बिजनेसेस आर वायबल, चाहे वो लोकल में वायबल हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट में वायबल हैं। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज़ द ओनली साइन वी हैव टू सी। इन टेक्सटाइल्स की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। और वो हो रही है इस वक्त। अगर ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ये ट्रेजेक्ट्री रहती है, चाहे वो एक्सपोर्ट में बढ़ती है या लोकल में बढ़ती है, आई एम नॉट वरीड, आई एम नॉट टू फिक्सेटेड ऑन एक्सपोर्ट्स। बात यह है कि एक्सपोर्ट्स का पर्पज़ क्या है। एक्सपोर्ट का पर्पज़ ये है कि आपका ट्रेड डेफिसिट कम से कम हो और आपके पास डॉलर्स आ रहे हों ताकि आप इंपोर्ट कर सकें। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग एज अ कंट्री अच्छी है एंड यू आर एबल टू बोरो मनी बिकॉज यू आर एक्सीलेंट क्रेडिट, सो देन यू कैन ऑलवेज borrow dollars and pay your imports. You have examples. United States of America has a trade deficit for as long as I remember and maybe the largest in the world, and they have the highest credit rating in the world. So what is the problem? तो प्रॉब्लम हमारी क्रेडिट रेटिंग है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने कहा 3-4 अरब डॉलर की जो नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमें ये देखना चाहिए और ये नंबर इनकरेजिंग है, ये नंबर इनकरेजिंग है। इसके बाद एक्सपोर्ट बढ़नी ना बढ़नी बढ़ेंगी, क्योंकि जो नई एक्सपेंशन आ रही है वो खुद ही बेचेंगे। वो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, नंबर ये इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री लग गई है। देखिए जो लॉबिस्ट होते हैं ना, अगर कोई डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है, कोई स्पिनिंग है, कोई वीविंग है, हर लॉबिंग ग्रुप अपने सेक्टर को चाहता है कि इंसेंटिव ज़्यादा मिल जाए, वो अपने फिगर्स देते रहते हैं। मैं तो एज ए न्यूट्रल पर्सन आपको बता रहा हूँ, बिकॉज माई कंपनी इज इन ऑल ऑफ दिस बिजनेस। आप वर्टिकल हैं। सो आई एम अ बिग स्पिनर, आई एम अ बिग वीविंग operation, I am a very large exporter of home textiles. I am just saying to you, okay, let's talk about Pakistan, let's talk about what is good for the country. Let us not worry about what is good for value addition or spinning or weaving. What is good for the country is कि the industrialist or the businessman is expanding capacity. उनका confidence है कि जो हमारे cost factors हैं, जो हमारी state के rules हैं, जो हमारे कानून हैं, उनमें हमें businesses grow करना viable लगता है। Absolutely. तो अच्छा, अब ये बात होगी, इस वक्त जो वो हॉट जो इशू है टेक्सटाइल का, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और एप्टमा के दरमियान जो एक इस वक्त जो एक वो टसल चल रही है, वो एनर्जी की सब्सिडी पे है। 2 साल पहले हमारी हुकूमत ने $6.5 पर MMBTU पे गैस दी थी टेक्सटाइल को। इन लियो के जी रीजनल कंपेटिटिव रेट हैं इंडिया में, बांग्लादेश में भी ऐसे ही रेट मिलते हैं, हम आपको देंगे। तो उसके ऊपर देखा कि लोगों ने कुछ अपनी नई इन्वेस्टमेंट की, टर्फ पाई, उस पर भी इन्वेस्टमेंट की और एनर्जी की प्राइस नीचे रही और उनके प्रॉफिट्स भी दबा के आए। अब हुकूमत वो एनर्जी की सब्सिडी ख़त्म कर रही है, उसको करके वो $9 पे लेके जा रही है गैस को। कुछ विंटर के 2 महीने में गैस अवेलेबल भी नहीं। तो इस पे बहुत झगड़ा चला, एप्टमा और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, ट्विटर पे एक दूसरे पे कीचड़ भी उछाला गया, सारा हुआ। अगर हम मतलब स्क्रैचिंग द सरफेस, तो नीचे मेन इशू क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी का प्रॉब्लम है, ये प्राइसिंग इज़ अ प्रॉब्लम, या दोनों के इशू हैं? सो पाकिस्तान के एनर्जी लैंडस्केप को समझना, आई थिंक इन दिस शॉर्ट इंटरव्यू इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई विल ट्राई टू मेक एन अटेम्प्ट, बट आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल द व्यूअर्स शुड नो कि पाकिस्तान की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, वो सब इम्पोर्टेड फ्यूल से पूरी होती है। हमारे पास लोकल फ्यूल नहीं है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी थिंक। बिकॉज इफ़ यू लुक एट आर लोकल गैस, वो ड्रामेटिकली डिप्लीट हो रही है, हमारे पास नहीं है, तो ख़त्म हो रही है। ठीक है जी। कोयला जो हमारे पास है वो बहुत लो कैलोरीफिक वैल्यू का है, उससे बिजली बनाना, उसकी वायबिलिटी और उसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो बहुत मुश्किल है। बिजली तो बनना शुरू होगी, लेकिन वो लॉजिस्टिक्स बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रह जाते हैं गैस, कोल और इम्पोर्टेड ऑयल। ये 3 हमारे पास प्राइमरीली फ्यूल हैं फॉर बेस लोड प्लांट्स। रिन्यूएबल जो हैं या हाइड्रो जो हैं, दे आर नॉट फॉर बेस लोड प्लांट्स। सो उनके पर न्यूक्लियर भी है, जो न्यूक्लियर भी है, वो K2 K3 आ रहा है, बहुत बड़ी बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर बहुत एक्सपेंसिव है फिक्स कॉस्ट में, और उसका गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, 15 साल लगते हैं प्रोजेक्ट में। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग न्यूक्लियर को अगर इग्नोर भी करूँ, तो आपके पास ये 3
फ्यूल्स हैं, तीनों ही अनफॉर्चुनेटली इम्पोर्टेड है। एब्सोल्युटली। सो अब हमने ये देखना है कि सब्सिडी क्या है। अगर हमने कोई चीज़ मंगानी है, आज उसकी कीमत $10 है, लेकिन हम नहीं मंगा पाए और अब उसकी कीमत $20 हो गई, और हम कह रहे हैं कि जी हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं बिकॉज $20 पे हम ख़रीद रहे हैं, तो आप 10 पे ख़रीद सकते थे, आपने नहीं ख़रीदी। आपकी रिक्वायरमेंट पता थी आपको क्या है, ये कोई सरप्राइज़ नहीं था। अगर गवर्नमेंट $6 में इंडस्ट्री को गैस दे रही थी, एंड लेट्स सपोज उस वक्त $12 कीमत थी इंटरनेशनल प्राइस पे, so we waited till the price went to $20, and now we are saying that the subsidy is 200%. What I am saying is, when you had a guaranteed demand and the prices were low, why did not we make this decision to buy cargoes at that price? नहीं, देखें, प्राकिस राय रखते, आपको स्पॉट कार्गो जो मिलता है वो तो स्पॉट आपको आज की कीमत पे मिलता है, और आपके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो स्लोप ऑफ दी ब्रेंट के ऊपर है। तो जो ब्रेंट ऊपर जाएगा तो इसकी प्राइस भी जाएगी ऊपर। सुन ले मेरी पूरी बात। और दूसरी बात ये है कि आपके जो इस वक्त जो कार्गोज जो थे वो डिफ़ॉल्ट कर गए। जो लॉन्ग टर्म कार्गोज थे, गनवर का भी और येनाई का, पिछले महीने दोनों डिफ़ॉल्ट किए, इस दफ़ा भी एक डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है फरवरी के अंदर भी। तो ये जब डिफ़ॉल्ट कर गए और आपको स्पॉट के अंदर आपको $30 की मिल रही है, आप कह रहे हैं 6 महीने पहले आप स्पॉट $30 की जगह $12 की ले लेते, तो क्या वो डिफ़ॉल्ट नहीं करते? ये तो आप मेरे साथ बड़ी बिल्कुल जो है ना बेसिक बात कर रहे हैं, ये तो नहीं करनी चाहिए। देखिए अली, बात ये है कि डिफ़ॉल्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोविज़न होती है डिफ़ॉल्ट की। तो वो प्रोविजन आपको वो 6 महीने पहले उसको प्राइस नहीं करते, वो प्रोविजन के बगैर आपको दे देता। जी मैं ऐसे कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दुनिया में। आज हमने कॉटन खरीदी हुई है जिसकी कीमत 100% बढ़ चुकी है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट नहीं होते। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया जिसमें आपने खुद प्रोविज़न डाली है, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, ये एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारे पास। तो आपके ख्याल में क्या LNG के अंदर हुकूमत तो नाहिल है, हुकूमत के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर 100 किस्म की रेड टेपिज्म है, हुकूमत नैब से डरती है, एनर्जी के अंदर जो हुकूमत के लोग बैठे हैं वो मार्केट के नहीं है। क्या ये LNG की इंपोर्ट, उसके टर्मिनल, उसकी मार्केट प्राइवेट सेक्टर के पास चली जानी चाहिए? देखिए, आपके जो पहले वाला सवाल है ना, मैं आपको उस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भी दुनिया में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन नहीं होती। हाँ, आप डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन भी डाल सकते हैं एक सर्टन परसेंटेज मूवमेंट से ज़्यादा, बोथ वेज होती है, एंड दैट इज़ मे बी यू कैन गेट अ बेटर डील। द सिंपल आंसर इज़ अली, दैट यू हैव अ नॉलेज, you have a complete confirmed demand of X fuel. The state or whoever is buying needs to project that, needs to look at the contract, needs to look at the possibility of defaults and make a plan accordingly. अच्छा, चलें आगे जाके let me explain. So अगर आपने वो काम कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ये क्राइसिस मिनिमाइज हो सकता था, लेकिन वो आपने नहीं किया, और उसकी वजूहात ये है कि वो एक्सपर्टीज स्टेट के पास नहीं है टू डू दीज थिंग्स। अब ये प्राइवेट सेक्टर में आप करें या पब्लिक सेक्टर में करें, एक एंड ऑफ द डे बड़ी सिंपल चीज़ है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट का काफ़ी हद तक अंदाज़ा है, और ये चूँकि पूरे स्टेट के पास मैकेनिज़्म है एनर्जी प्रोवाइड करना, तो ये जिम्मेदारी आज स्टेट की है एनर्जी प्रोवाइड करने की। अब फ्यूचर में क्या होगा? बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन और उसको रेगुलेट करने का एक निज़ाम बनाना पड़ेगा, और उस निज़ाम में आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में या प्री पार्टीशन इंडिया में अगर आप, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज थी इलेक्ट्रिसिटी की, बट उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये लिखा होता था कि अगर आपने दिल्ली शहर में टाटा की बिजली है और 4 घंटे लोड शेडिंग हो गई तो ये पेनल्टी है, 6 घंटे लोड शेडिंग हो गई तो ये पेनल्टी है। सो द पॉइंट इज़, आप इसको ओपन नहीं छोड़ सकते। अगर आज आपने मुल्क की एनर्जी रिक्वायरमेंट प्राइवेट सेक्टर ने पूरी करनी है, तो उनको किसी किस्म की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी टू मेक श्योर कि वो चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि ये कॉमन आदमी या इंडस्ट्री का काम नहीं है कि वो जाकर एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करे। आप अगर मेरा केस ले लें, मैं 5 पावर प्लांट लगा चुका हूँ अपनी फैक्ट्री के लिए पिछले 30 साल में। वो 30 साल में जो मैंने 5 पावर प्लांट लगाए हैं, ये सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं। कभी डीजल सस्ता हो जाता है, कभी फर्नेस ऑयल सस्ता हो जाता है, कभी गैस सस्ती हो जाती है, और कभी कोयला सस्ता हो जाता है। बट इन तमाम पावर प्लांट्स का एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है हमने।
ये म्यूज़ियम बनाने के बजाय अगर हमारी कोई इंटरनेशनली कंपेटिटिव अंडरस्टैंडिंग होती एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमें ये पैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगाना चाहिए था रादर देन एन एनर्जी जनरेशन। एक तो हमने इंपोर्ट की उन प्लांट्स की, उसकी जगह आप टेक्सटाइल इंपोर्ट कर सकते थे, फिर उन इंपोर्ट के ऊपर टेक्सटाइल की आप वो इंपोर्ट की का जो फैक्ट्री के अंदर अपना यूनिट डालते हैं वो 40 साल चलता। पावर प्लांट आपने लगाया 3 साल, वो और अब वो जल्द बंद पड़े हुए हैं। एफओ सस्ता था, आपने वो इस्तेमाल किया, फिर आपने कोयले पे चले गए, अब गैस पे, तो वो अब ये गैस का क्राइसिस आप देखिए, सिंध में एक नेचुरल गैस का अलग रेट है लेकिन अवेलेबल नहीं है। पंजाब में 10 साल तक नेचुरल गैस मिली नहीं और लोगों को लोड शेडिंग रही। 10 साल तक पंजाब की इंडस्ट्री को तो गैस ही नहीं मिली। उस वक्त सर्दियों में आपकी फैक्ट्रीज यहाँ बंद होती थी या फर्नेस ऑयल पर चलती थी। मुल्क में एक निज़ाम ही नहीं है। अब सिंध में भी गैस ख़त्म हो गई है और पंजाब में RLNG आ रही है। अब सिंध वाले कह रहे हैं कि हमें RLNG दे दें, पंजाब वाले कह रहे हैं कि जब हमारी बंद थी तो आप लोग एंजॉय कर रहे थे। Why can't we have one energy policy for the entire country and stop talking about the past? यही तो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस जो वेकॉक की बात करते हैं। सिंध काबू में आ रहा है अब, क्योंकि सिंध की गैस खत्म हो रही है, अब वो काबू आ रहा है। अब इनके KP नहीं काबू आएगा। देखिए बात ये है कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो पॉलिटिशियंस ने सॉल्व करने हैं, बिजनेसमैन ने सॉल्व नहीं करने। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन को आप गैस लाने दें, वो प्राइवेट लाए। जैसे आपने कॉटन की बात की, आपने कॉटन का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किया, आप उस पर चल रहे हैं, रिस्क आपका है, फ़ायदा आपका है, नुकसान आपका है, तो वो LNG प्राइवेट लाएगा, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें और आप चलाते रहें। तो ये सिलसिला बेहतर नहीं है? हुकूमत इसमें से निकल ही जाए कि हुकूमत जिस चीज़ में घुसती है उसमें तो मसले ही आते हैं। देखिए अली, ये तो कोई इसमें डिबेट ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी एक प्राइवेट सेक्टर को, आप एग्जांपल देखें कराची पोर्ट में, अब पोर्ट प्राइवेट है कराची में जहाँ कोयला आता है, उन्होंने पोर्ट चार्जेस 300% बढ़ा दिए हैं पिछले 2 सालों में। आप क्या कर सकते हैं? तो आपको वो पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो देखें, जहाँ मोनोपोलीज होंगी वहाँ उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जब वो LNG आएगा उसको गैस सप्लाई दे रहे हैं नहीं, वो पाइपलाइन सप्लाई दे रहे हैं नहीं दे रहे, कितने पे कर रही हैं, ये सारी चीज़ें। I'm a big favor of privatization, but I think the monopoly sort of situations need to be also regulated in a way. प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी आएगी, नुकसान जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर को होता है। अगर आपका निज़ाम ऐसा है कि उनको आप फोर्स करते हैं कि जी ये आपकी इनएफिशिएंसी कॉस्ट आप पड़ेंगे, देन वो सिस्टम ऑटोमेटिकली एफिशिएंट। अब देखिए आप IPPs हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अब IPPs पे जा रहे हैं। वैसे टेक्सटाइल पे मेरे को सवाल रहते थे, पहले वो हम करने पर IPPs पे हम जाएंगे। अच्छा, टेक्सटाइल पे अब 2 चीज़ें हैं। पहला एक तो सवाल ये है कि जो ट्विटर पे भी झगड़ा चला था कि जी ये जो PKR और USD के दरमियान के हमारा करेंसी 2 रुपये अप्रिशिएट हो रही है या डिप्रिशिएट हो रही है, तो ये डॉलर जो है रख लेते हैं एक्सपोर्टर बाहर और ये वापस नहीं लाते हैं। और ये इनके पास 6 महीने का टाइम होता था, जो अब स्टेट बैंक ने 4 महीने कर दिया। ये ज़्यादातर रहते ताकि पंड करते रहे कि ये रुपया गिरेगा, इससे कमा लेंगे। फिर उनको मिलता है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम, जो उन्हें 2 से 3% पे मिलती है। मार्केट में जो इन्हें PKR के अंदर अगर वर्किंग कैपिटल मिलता है 10% पे मिलता है, तो 3% को 6 महीने के लिए लॉक कर लेते हैं, वो पैसा बाहर रखते हैं, वो जो करेंसी डिप्रिसिएशन का एडवांटेज भी लेते हैं और PKR रेट जो ऊपर जाते हैं उससे भी हैज हो जाते हैं। तो ये तो मज़े लगे हुए हैं इनके, तो इसको कैसे रोका जाए? सो आई थिंक फैक्चुअली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स कि जो रीफाइनेंस मिलता है जिन लोगों को, वो उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं या ये भी करा सकते हैं, या वो T-bill भी लेते हैं। मैंने कंपनियों की बैलेंस शीट में देखा है T-bill उठा के रखे। देखिए बात यह है कि जिनको पैसा मिलता है एक सर्टन रूल के तहत मिलता है, तो वो कोई गलत काम तो नहीं करे, रूल तो गवर्नमेंट ने बनाए। अब वो पैसा किसी के पास कैपिटल ओवर कैपिटलाइज कंपनी है, उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका राइट है बोरो करने का, वो कर लेगा। जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, हम जितना पैसा रीफाइनेंस में हमें अलाउड है हम ले लेते हैं, हम उसके ओवर एंड अबव बोरिंग करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो हम तो T-bill में पैसा नहीं रख सकते या हम तो कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इफ़ यू नीड 200, हमारी इंटाइटलमेंट ही 100 की है, तो बाकी 100 तो हमें नॉर्मल रेट पे लेना पड़ेगा। लेकिन जिसको 100 मिल रहा है उसकी रिक्वायरमेंट 50 की है, तो वो 50 T-bill में डाल देगा। तो बात ये है कि देखिए बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में ऐसी होंगी जिनकी ओवर कैपिटलाइजेशन है। सो what they do with their legal entitlement is not a matter of debate। नंबर बात ये। नंबर 2 बात ये है कि किसी को रीफाइनेंस मिलता है, इस वजह से वो पैसा डॉलर अपनी शिपमेंट डिले नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो तब ये काम कर सकता है अगर मेरा कोई कस्टमर ऐसा है फॉर एग्जांपल जो कि प्रोबेबल नहीं है,
लेकिन अगर कोई है जो कहता है जी मैं आपको 2 महीने के बजाय 4 महीने में आपके पैसे दे दूंगा और मैं 2 महीने आपका पैसा रोक लूंगा डॉलर्स में, तो मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ फंडिंग दैट रिसीवेबल। तो 2% पे मिल रही है ना ईआरएफ पे, वो तो आपको मजे में है। देखिए अली, वो आपको इर्रिस्पेक्टिव मिल रही है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इस काम के लिए यूज़ तो करें। आप उस पे देखेंगे ना कि 6% मुझे, मैं 8% पे ऐसा टीवी नहीं पे है। लगाता हूँ या मैं वो पीकेआर के डेप्रिशिएट करता हूँ। ये आपका बिजनेस नहीं डिसीजन नहीं, है। मैं आपको फ्री मनी तो मिल मैं रहा है ना आपको ये आपको, एक्सप्लेन करने बाकी की आपका कोशिश, रिस्क आपने वो किधर का लेना है, दैट इज़ ये नॉट आपका करेक्ट, decision है। एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। जिसने फंड करना है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जिस पे वो पैसा डिपॉजिट कर सकता है। सो अगर आज मैंने अपना डॉलर बाहर रखना है तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मे बी 11%, चाहे मुझे रीफाइनेंस मिले या ना मिले, बिकॉज आई कैन यूज दैट मनी एंड पुट इट एट अ डिपॉजिट लेट्स से तो ऑफ आप कह रहे हैं 10%। वो बाहर नहीं रखेंगे, आप यहीं पे रखेंगे। मैं ज़रा ये एक्सप्लेन मैं कर समझ दूं। गया आपकी बात यह है कि ये रीज़न कभी नहीं हो सकता कि आप पैसा बाहर रखें। हाँ, अगर आप पैसा बाहर रखना चाहते हैं, यू फोरसी द डीवैल्यूएशन टू बी मोर देन व्हाट यू कैन डू, यू फोरसी, यू टेक अ रिस्क। पिछले 5 सालों में अगर आप उठा के देखें, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को बहुत नुकसान हुआ बिकॉज उनकी फोरसाइट में, जैसे हम यान की बिज़नेस में आपको एग्जांपल देता हूँ, LC 120 दिन की होती है। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, हम डे 1 पे डिस्काउंट करा लें या नहीं कराते, 120 दिन बाद पैसे आ जाएंगे। व्हेन वी फील कि पाकिस्तानी करेंसी के डिवैल्यूएशन के चांस आर मोर देन आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वी कैन वेट फॉर 120 days। एंड in the last 5 years you have seen there have been years when exporters have lost tremendous amount of money because their assumption was wrong। It's a business and now people, अभी भी आप देखें बहुत सारे लोगों ने फॉरवर्ड में डॉलर्स बेच दिए बिकॉज दे थॉट मजीद डिवैल्यूएशन नहीं होगी एंड पीपल हैव लॉस्ट बिलियंस ऑफ रुपीज़ बिकॉज उनका ख्याल था कि 150 रुपये बहुत अच्छा रेट है, अब हम फॉरवर्ड में बेच देते हैं, हमें 160 भी मिल रहा है, 165 भी मिल रहा है। उनको नहीं पता था कि 178 हो जाएगा। अब 178 पे 8 रुपए का 6 महीने का फॉरवर्ड मिल रहा है, फिर भी नहीं लोग बेच रहे। अब क्या वो 200 समझ रहे हैं हो जाएगा? एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये परसेप्शन की गेम है। ये परसेप्शन उल्टी होगी। पहले भी मार खाई थी मुझे लगता है। देखें, पहले वो 150 के ऊपर उन्होंने 8 रुपए का कवर नहीं लिया और वो उन्हें मिल गया 15 रुपए और वो 7 रुपए का नुकसान कर गए। अब वो 178 पे 8 रुपए नहीं ले रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि फिर 15 रुपए होगा, जबकि ये 5 रुपए नीचे हो जाएगा, 13 रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी कंपनी में व्हेन देयर वाज वेरी लिटिल डिवैल्यूएशन आई वाज सेलिंग ऑल द फॉरवर्ड्स एंड हमारी बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ, हमारी बैलेंस शीट में है। इस वक्त मेरी अगर आप ओपिनियन सुने तो मैं समझता हूँ मजीद डिवैल्यूएशन मुझे नज़र नहीं आती। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सेल फॉरवर्ड्स। तो आपको डिवैल्यूएशन नहीं नजर आ रही है, आपको 8 रुपए के कवर मिल रहे हैं, आप बड़े आराम से बेच दें। मैं बेचना चाहूंगा, अब मैं अपनी इंपोर्ट्स देखता हूँ, उसको माइनस करके फिर देखूंगा मेरे पास सरप्लस डॉलर हैं कितने। हाँ। क्योंकि हम इतनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बेशुमार चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 50-60% उसमें से इंपोर्ट ही है तो बैलेंस जो बचेगा वही बेच सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब टेक्सटाइल पे एक सवाल है जो डायरेक्टली आपकी कंपनी निशात चुनिया को हिट करता है। ये इस वक्त ट्विटर पे बात चली और लोगों से, मेरे इन्वेस्टर से बात हुई जो स्टॉक मार्केट के अंदर फंड मैनेजर्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो 2 कंपनीज़ का कंपैरिजन करती है। मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट कंपैरिजन करती है कि इंटरलूप है, एक निशात चुनिया है, कि दोनों कंपनीज तकरीबन एक जितनी प्रोडक्शन है, एक तरह के रेवेन्यूज़ हैं, एक तरह का स्ट्रीम है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी कंपनी की 1/5 है, या मतलब वो 6 गुना 5 गुना इंटरलूप आपसे बड़ी है। इन्वेस्टर आपसे क्यों खुश नहीं? तो देखें, बात यह है, जब मैंने 30 साल पहले काम शुरू किया था तो उस वक्त जो टॉप 10 टेक्सटाइल कंपनीज थी पाकिस्तान की, उसमें से आज 50% मौजूद ही नहीं। ये 30 इयर्स के अंदर हुआ है। इंटरलूप प्रॉबली 20-25 साल पहले बनी है, इफ़ आई एम करेक्ट, 20 साल या 25। सो इंटरलूप इज़ अ राइजिंग स्टार ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। दे हैव बीटन एवरीबडीज एक्सपेक्टेशन। उनकी मैनेजमेंट या उनका विजन जो है वो कम्प्लीटली मतलब इट्स सो एस्टॉनिशिंगली ब्रिलियंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस, तो लोगों को नज़र आ रहा है। और उनकी जो वैल्यूएशन है ना, वो उनकी विजन की वजह से, नंबर्स की वजह से नहीं है। अगर आप निशात चुनिया के और इंटरलूप का कंपैरिजन करें तो हमारा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मिरर कर रहा होता है, बहुत नज़दीक। उनका प्रॉफिट जितना प्रॉफिट है जी थोड़ा ज़्यादा है उनका। तो 2 वजूहात 3 वजूहात है, मैं समझता हूँ उनकी मार्केट कैप ज़्यादा है। एक तो उनकी जो इंडस्ट्री है, दे आर मोर इन द डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री, और मार्केट की ये परसेप्शन है कि डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री में ग्रोथ होनी है।
हम लोग डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं है एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, वी आर बिगर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। सो एक रीज़न ये है। नंबर 2 बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इंटरलूप एक राइजिंग स्टार है, लोगों को नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से ये ऊपर जा रहा है, सो वो फ्यूचर में प्रोजेक्ट करें कि ये ट्रैजेक्टरी चलेगी। हम लोग राइजिंग स्टार नहीं है, वी हैव बीन अ स्टेबल एंड बिग कंपनी फॉर लास्ट मे बी 10-15 ईयर्स, सो देयर ट्रैजेक्टरी इज़ मच स्टीपर देन आवर्स। और दूसरी बात ये है कि उनकी जो मैनेजमेंट की विजन है या पब्लिक परसेप्शन है या जो उनकी काफ़ी सारी चीज़ों में उन्होंने सस्टेनेबिलिटी में बड़ा इनिशिएटिव लिया है। सो आई मस्ट कन्फेस कि एटलीस्ट यू नो पीपल लाइक मी लुक नाउ ट्राई टू कॉपी देम, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मतलब वो क्या टेक्सटाइल पे बिलीव करते हैं, वो समझते हैं कि टेक्सटाइल के अंदर जिस जगह इन्वेस्ट कर रही हैं उनसे मुल्क का भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है उनके इन्वेस्टर का, जबकि आप टेक्सटाइल के अलावा शायद इतना बिलीव नहीं करते। चूँकि आप टेक्सटाइल में हैं तो टेक्सटाइल में हैं, बट आप उस तरह से नहीं हैं। ये फ़र्क मार्केट को देखिए, तो ये मैं समझ आपको आता बताऊं है। विद ऑल हम्बलनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट पीपल हु डू अ बेटर जॉब देन यू। सो बिल्कुल ठीक है। इंटरलूप इज़ एन एक्सेप्शन। पाकिस्तान में exception. ऐसी कंपनियां कम हैं बिल्कुल ठीक है। और ये वो लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है टेक्सटाइल का, फैमिलीज का बैकग्राउंड नहीं है, तो दे आर इसलिए राइजिंग। वो रेंट सीकर भी नहीं है। रेंट सीकर तो हम भी नहीं है। नहीं, बैकग्राउंड जो 40-50 साल से मुल्क की हिस्ट्री है वो उससे नहीं है। बहरहाल देखिए, अलग मैं से है। इससे वो जैसे agree नहीं जैसे करूंगा, कहते but we हैं, can मैं एक और मिसाल था, नादरा जो है वो बड़ी अच्छी कंपनी है, एसओई है, बाकी एसओई जो पुरानी है अच्छी नहीं है, उस तरह की मिसाल जी। तो है। खैर एनीवे बात ये जहाँ तक ये है कि वो आई थिंक परसेप्शन जो है ना वो उनकी और उनकी जो ट्रेजेक्ट्री मार्केट एक्सपेक्ट करती है वो हमसे बहुत फ़र्क है, एंड दैट इज़ द रीज़न विच शोज इन द मार्केट कैप। देखिए ना, रिजल्ट्स तो हमारे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन परसेप्शन उनकी बहुत बेहतर है हमसे। परसेप्शन उनकी बेहतर है, हकीकत है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल। तो टेक्सटाइल में आपका डोमेस्टिक ब्रांड भी है, आपने अपना शुरू किया है आपका होम टेक्सटाइल के अंदर, उसके बारे में बताइए कि वो आपको कैसा लग रहा है कि आप उस पर फोकस करेंगे ज़्यादा? जी, हमने ये ब्रांड बनाया था, हम वी वर नॉट कन्विंस, क्योंकि इससे पहले जो बड़े प्लेयर्स थे टेक्सटाइल होम टेक्सटाइल्स में, उन्होंने लोकल ब्रांड्स बनाए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोकल ब्रांड्स बनाए और फिर उसको जनरल पर्पस ब्रांड बना दिया, जिसमें कि अपैरल भी आ गया और शूज़ भी आ गए और जो चीज़ें वो नहीं करे। सो हमने इसको एक छोटे स्केल पे ट्राई किया 1-1.5 साल 2 साल, हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। फिर हमने एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। सो अब हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम इसको ग्रो कर रहे हैं, एंड वी थिंक कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज वी हैड स्मॉल सक्सेस एंड नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू अ बिग सक्सेस। सो वी आर ऑप्टिमिस्टिक, बट ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज़ होती है, मगर रिजल्ट्स जब तक उसके मुतालिक आए ना, मैं उसके मुतालिक सेलिब्रेट नहीं कर सकता। वी नीड टू सी आवर ओन ब्रांड मे बी बिकम 20-30% ऑफ आवर home textile sales. If we get to that number, so we'll be saying कि we have done a good job. You've done a good job. Yeah. चले जी, ये तो हमारी टेक्सटाइल की बात हो गई। इसमें अब एक टेक्सटाइल में एक आखिरी बात जो आपकी और बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनियों के बारे में जो इन्वेस्टर कहता है, वो ये कहता है कि ये अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ ज़्यादती करते हैं। ये मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इन्होंने खुद रखी होती है, ये अपनी ही कंपनियों को, जैसे आपकी निशात चूनिया ने निशात चूनिया पावर को लोन दे दिया, फिर आपने इधर उधर की और चीज़ कर दी, तो वो आप चीज़ें कर रहे थे जो बिगर स्कीम ऑफ आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपको फ़ायदा हो रहा होता है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर उससे जो है ना उससे सफ़र कर रहा होता है। इंटरलूप ये नहीं करता, इस वजह से उनको वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इस एलिगेशन को आप कैसे डिफेंड हाँ, करेंगे? देखिए ये कंप्लीटली रॉन्ग फॉल्स एलिगेशन है। लोग कहते हैं जी नहीं, फैक्ट्स को देखिए आप। बात यह है कि निशात चूनिया पावर की 51% होल्डिंग जो है वो निशात चूनिया के पास है। निशात चूनिया लिमिटेड ने उसमें 1 बिलियन रुपए के लोन की प्रोविज़न पास की हुई है, जो जब कभी उसके रेशोज़ मीट नहीं हुए, ये गवर्नमेंट के रिसीवेबल्स बढ़ गए, तो हमने टाइम टू टाइम वो 1 बिलियन की फैसिलिटी दी, जो कि वापस हो जाती है नेक्स्ट डे जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, और उस पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की होती है वो हम चार्ज भी करते हैं। सो निशात चूनिया लिमिटेड ने एज ऑफ टुडे कोई पैसा नहीं दिया हुआ निशात चूनिया पावर को। तो ये कोई लोगों ने की परसेप्शन की जी आपने ये पैसा उनको दे दिया इसलिए आपने डिविडेंड नहीं दिया, तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। लेकिन अब क्या समझाएं, बैलेंस शीट में एक चीज़ लिखी हुई है
नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग शोर मचा रहे हैं। तो उसका क्या इलाज है? मेरे ख्याल में आप ज़रा अपने आप को ज़्यादा एक्टिव करें ताकि आपके स्टॉक की वैल्यूएशन भी जो है वो प्रॉपर हो। इंटरलूप अगर आपसे 6 गुना ज़्यादा है तो आप कम से कम अपनी जगह से दुगने तो हों। मैं अली आपको बताता हूँ, देखिए बात यह है कि व्हाट पीपल डोंट रियलाइज दैट इन द लास्ट 10 years निशात चूनिया लिमिटेड got a huge dividend from Nishad Chunia Power, which is far greater, which is all in our books, than our investment. So this has been one of the best investments of the company. तो जहाँ जब मिलता रहा उस वक्त लोग खुश थे, जब उधर जाता है तो खुश नहीं। दूसरी बात है, लोग कहते हैं जी आप पावर सेक्टर में डिविडेंड नहीं देते, ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। क्योंकि अगर आप 2002 की पॉलिसी में जितनी कंपनीज लगी जो आजकल कंट्रोवर्सी का नज़र है, तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि शायद सबसे ज़्यादा डिविडेंड निशात चूनिया पावर ने दिया। गलती हमने ये की कि हमने इनिशियली डिविडेंड ज़्यादा दे दिया। अगर हम उसको स्प्रेड आउट कर देते तो हम शायद इस लिक्विडिटी क्राइसिस में भी ना आते। और क्योंकि हमारी रिसीवेबल बहुत बढ़ गए तो हमने डिविडेंड देना बंद कर दिया। और हमने सोचा कि हम एक अपनी डेट की वैल्यू को घटाएं, नॉट दैट वी हैव टेकन द मनी एंड गिवन, कोई और हमने इन्वेस्टमेंट कर दी या उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर लिया। निशात चूनिया पावर ने सिर्फ 2 काम किए, या कर्जा उतारा या शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, तीसरा कोई कारोबार नहीं किया। सो ये एलिगेशन कम्प्लीटली रिडिकुलस है। जहाँ तक सवाल है निशात चूनिया लिमिटेड का, निशात चूनिया लिमिटेड ने भी कोई और काम नहीं किया। हमने बीच में एक थोड़ी सी छोटी इन्वेस्टमेंट की थी इनटू एंटरटेनमेंट बिजनेस, बट वी डिसाइडेड टू एग्जिट दैट एट अ वेरी डिसेंट, वी सोल्ड इट एट अ वेरी, वी सोल्ड द बिजनेस एट अ वेरी गुड प्रॉफिट। तो हमने उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर कैसे इफेक्ट हो गया? जो माइनॉरिटी को मिलता है वही मेजॉरिटी को मिलता है, सिवाय कंपनी के सीईओ के सैलरी के वी गेट नथिंग डिफरेंट। सो मेरा ख्याल है परसेप्शन इज सच अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द होल डिस्कशन दीज डेज कि रियलिटी तो कोई देखता ही नहीं है। और सैड बात यह है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में रियलिटी आपके पास मौजूद है, आप बैलेंस शीट डाउनलोड करके खुद दे सकते हैं, लेकिन आप पहले गालियां देना शुरू कर तो आप भी ट्विटर पे एक्टिव हो जाएं उनकी तरह, जैसे जो जिनकी परसेप्शन अच्छी है। अच्छा जी, लेट्स कम टू दी आईपीपीज जी। आईपीपीज जो आपके सर का दर्द बने हुए हैं, जो पावर सेक्टर की जो इनएफिशिएंसी है, जो पूरे मुल्क के लिए कैंसर बनी हुई है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है। और अभी जो आईपीपीज नेगोशिएशन हुई थी, जो उसमें 2002 के 1994 के प्लांट्स थे, और आपका प्लांट जो है वो भी 2002 का था, और आपकी कंपनी और जो मियाँ साहब, मियाँ मंशा में बहुत मेरे बड़े मोहतरम हैं, बड़े उस्ताद हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनकी कंपनी के ऊपर लोगों का एलिगेशन ज़्यादा था वर्सेस बाकी कंपनीज के ऊपर कि इन्होंने कुछ मसले मसाइल किए हैं। तो ज़रा बताइए कि पावर सेक्टर के मसले क्या हैं और आप कहाँ पे गलत हैं और लोग कहाँ पे ठीक हैं? सो देखिए, पावर सेक्टर का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये बहुत बदनाम इंडस्ट्री है। ये बदनाम हुई है जब हबको लगी है 1991 में। उसके बाद जब ये हबको का, और ये 1991-94 पॉलिसी से पहले की बात जी है। जी बिल्कुल। उसके बाद हबको का टैरिफ एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में रीनेगोशिएट, 1998 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर हाउस नया बना, ऑफिस नया बना था, एहतसाब ब्यूरो, एहतसाब ब्यूरो सैफ साहब जो थे वो करते थे, और उसमें वो उन्होंने लोगों के साथ किया जो बुरी, और वो उसकी वजह से 2002 की पॉलिसी के जो है रिस्क बढ़ गया। तो 94 की पॉलिसी के बाद ये हुआ कि 94 की पॉलिसी में अमेरिकन इन्वेस्टर भी थे, लोकल कुछ इन्वेस्टर्स थे, पूरी दुनिया से लोग आए। इंडिया ने हमारी पॉलिसी को कॉपी किया। इट वाज़ अ वेरी वेल थॉट आउट पॉलिसी, लेकिन वो पॉलिसी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई। एहतसाब ब्यूरो बना, उनने सबको बुलाया, रीनेगोशिएट किया। 1-2 प्लांट्स बैंकरप्ट हो गए, कुछ लोगों ने रीनेगोशिएट करने से इनकार कर दिया। उनको अमेरिकन प्लांट्स थे तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, और ज़्यादातर ने एग्री कर लिया और टैरिफ्स रीनेगोशिएट हो गए। उसके बाद बहुत अरसा पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आया। फिर जब ये 2002 की पॉलिसी बनी तो जो पहले राउंड में इन्वेस्टर्स आए थे उनमें से कोई भी नहीं आया, फिर पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स आए, यानी कि जो अमेरिकन थे वो नहीं आए, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आया। और ऐसा भी था कि 1998 के अंदर जब उनको हरास किया गया था एहतसाब ब्यूरो वाले के बाद, तो जो प्राइम मिनिस्टर जब गए थे अमेरिका क्लिंटन को मिलने, जब ये हुआ था इन द बैकड्रॉप ऑफ कारगिल, तो उस वक्त एजेंडा में ये डाला गया था कि अमेरिकी कंपनियों के लोगों को आप हरास ना करें। जी, मुझे इसके मुतालिक नहीं ये पता, मैं बता रहा हूँ, मुझे जी, तो इन्फॉर्मेशन ये है ना। तो बात ये है कि उसके बाद 2002 की पॉलिसी में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बुला के पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को कहा कि आप पावर प्लांट्स लगाएं। तो 2002 की पॉलिसी में 4 गैस के पावर प्लांट्स लगे 200 मेगावाट के, और 6 पावर प्लांट लगे
फर्नेस ऑयल के अराउंड 200 और ये मेगावाट। सारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर थे। जी, ये इसमें अटक जो सबसे पहले लगा उसके प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स सऊदी हैं, बाकी पाकिस्तानी। अब मज़े की बात ये है कि ये तमाम जो प्लांट्स लगे इनकी पॉलिसी आइडेंटिकल है। ये जो चारों के चारों गैस के प्लांट्स हैं इनका टैरिफ भी मोर और लेस आइडेंटिकल है, विद स्मॉल एक्सेप्शंस हियर एंड देयर। और ये जो 6 फर्नेस ऑयल के प्लांट लगे इनका भी टैरिफ आइडेंटिकल है विद स्मॉल एक्सेप्शंस। लेकिन जब कंट्रोवर्सी होती है तो निशाद ग्रुप की हो जाती है। कहते हैं ना एफिशिएंसीज में हेरा फेरी हुई जी, है। तो जो भी हेरा फेरी एफिशिएंसी में हुई या जिस चीज़ में हुई, जब टैरिफ सबका सेम है तो फिर सबने एफिशिएंसी में हेरा फेरी की होगी, लेकिन नाम निशाद ग्रुप का आ जाता है। उसकी वजह यह है कि भाई लोग कुछ पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स बहुत सारे मसले और एफिशिएंसी तो चले जी, जो मिल गई उसमें हेरा फेरी तो नहीं हो सकती, सबको एक मिल गई। कोई ज़्यादा अच्छा प्लांट ले आया, ऐसा वो नहीं तो हुआ, हो सकता लेकिन है ना। अली हुआ ये था कि ये पावर प्लांट्स आइडेंटिकल लगे, सेम फ्यूल, सेम टेक्नोलॉजी, सेम पॉलिसी, सेम टाइम पीरियड। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि जब ये इनके टैरिफ भी सेम है, यानी कि अगर एक को आपने 42% अलाउ किया या 45 किया तो बाकियों को भी उतना ही किया, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। और ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, नेपरा की वेबसाइट पे, कोई सीक्रेट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात यह है कि कंट्रोवर्सी तो कोई और वजूहात और बहुत सारी होती हैं, हो गई। अब ये गवर्नमेंट ने बुला के इन लोगों को कहा, पुरानों को भी कहा, 94 वालों को भी कहा, 2002 वालों को भी कहा कि भाई हमारे पास एबिलिटी टू पे नहीं है, आप लोग ये टैरिफ्स को घटाएं। और सब लोगों ने कलेक्टिवली इन द नेशनल इंटरेस्ट बैठ के रीनेगोशिएट किया। एंड अगेन दिस इज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन। निशाद चूनिया पावर की जो टैरिफ की रीनेगोशिएशन है, इट इज़ वर्ड बाय वर्ड आइडेंटिकल टू द अदर 6 पावर प्लांट्स विच आर ऑफ द सेम पॉलिसी, सेम टैरिफ। तो आपसे फिर इतनी मोहब्बत क्यों है? ये अब मुझे नहीं पता, जो लोग मोहब्बत करते हैं ये उन्हीं को पता होगा लेकिन मैं इसके मुतालिक क्या कह सकता हूँ, लेकिन फैक्चुअली देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। और हमने भी वही एग्रीमेंट साइन किया जो बाकियों ने किया है, और हमें भी वही पेमेंट हुई जो बाकी सब लोगों को हुई है। इट इज़ जस्ट सैड और अनफॉर्चुनेट दैट वी आर मोर इन द न्यूज़ कंपेयर टू अदर पीपल, बट द रियलिटी ऑफ द मैटर इज़ कि एवरीथिंग इज़ आइडेंटिकल। और आर्बिट्रेशन भी तय हुई कि पुराने मामलात जो कि गवर्नमेंट की कोई एलिगेशन है, तो आईपीपीज़ ने और गवर्नमेंट ने ये तय किया कि वी विल हैव एन आर्बिट्रेशन, जिसमें कि एक मैकेनिज़्म तय हो चुका है, उनको हम उस आर्बिट्रेशन में जाकर रिजॉल्व करेंगे, और वो प्रोसेस ऑलरेडी अंडरवे है। फ्यूचर के मैकेनिज़्म भी तय हो चुके हैं। सो एज़ फार एज़ वी नो वी कैन से द मैटर्स आर ऑल रिजॉल्व्ड। सम मैटर्स हैव बीन रिजॉल्व, उनकी पेमेंट्स भी हो गई हैं। जो पुराने मैटर्स हैं वो भी 2, 4, 6 महीने या साल में रिजॉल्व हो जाएंगे, बट उसका मैकेनिज़्म साइंड एग्रीड हो चुका है। अच्छा, एक बात लोग कहते हैं इन पावर पॉलिसी जो 1994 की हुई, जिसको 2002 में भी लाया गया, जिसको 2015 में भी लाया गया, टेम्पलेट वही है। उस टेम्पलेट के अंदर क्या हुआ था कि उस टेम्पलेट के अंदर जो प्राइस रिस्क है वो गवर्नमेंट ने एज्यूम किया, यानी कि कीमत ऊपर नीचे होती है फ्यूल की, वो हुकूमत पाकिस्तान देगी। और अगर उसके अंदर सप्लाई रिस्क जो है वो आप इन्वेस्टर ने एज्यूम किया कि सप्लाई आपने इंश्योर करनी है कि ये देनी है। अब पाकिस्तान के अंदर जो भी फ्यूल ऑप्शन थी वो सप्लाई एरटिक थी। इंटरनेशनल फ्यूल जो ऑप्शन थी, फर्नेस ऑयल पहले था, फिर गैस आया, और अभी भी एलएनजी और बाकी चीज़ें हैं या कोल है, तो उसमें आपके पास पाकिस्तान की इतनी छोटी मार्केट की इतनी फ्यूल तो मिलेगा। उन्होंने सब ने इंटरनेशनल जाके पकड़ लिया। उसमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन है और उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान ने किया। तो क्या पॉलिसी के इस जो बेसिक प्रिंसिपल में कोई गलती थी कि हम ये रिस्क अगर उल्टा कर देते कि प्राइस रिस्क जो है वो आपको दे देते, सप्लाई रिस्क हुकूमत ले जाती, या सप्लाई भी आपको दे देते, प्राइस भी दे देते, तो कोई बेहतर ऑप्शन नहीं होनी थी? लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, ये दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बात ये है कि आपने गवर्नमेंट लोगों को कहा कि आप रिस्क देखिए, इन्वेस्टर ने क्या लिया और हुकूमत ने क्या लिया, ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर ने रिस्क लिया कि मैं इस तारीख को आपको प्लांट चला के दूंगा। अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। गवर्नमेंट ने नंदीपुर का प्लांट लगाया, गवर्नमेंट ने नीलम झेलम का प्लांट लगाया। नंदीपुर की कॉस्ट को 300-200% ऊपर गई। नुकसान किसका हुआ? हुकूमत पाकिस्तान को। ये गवर्नमेंट ने एलएनजी के प्लांट लगाए, सबसे सस्ते भी लगा दिए। मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या हुआ। गवर्नमेंट ने नंदीपुर का प्लांट लगाया, उसकी कॉस्ट ड्रामेटिक एस्केलेशन हुई। फायर नुकसान किसका हुआ? हुकूमत पाकिस्तान का। जब गवर्नमेंट आईपीपी मोड में गई और उन्होंने ये 3 गैस के प्लांट लगाए, तो नुकसान का रिस्क ट्रांसफ़र हो गया टू द ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर।
तो बेसिकली आईपीपीज आर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इस वजह से वो आईपीपी मोड, नंदीपुर आईपीपी मोड में नहीं था, ये आईपीपी मोड में था, ये फर्क अब था। आप समझे, तो ये हुकूमत के लिए तो बहुत एडवांटेजियस पॉलिसी है, लेकिन नहीं आईपीपी मोड के अंदर प्राइस को और सप्लाई रिस्क को मैं उस रिवर्स पे आ करते हैं, मैं रहा वो हूँ। बात देखिए कर रहा हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ प्रोजेक्ट रिस्क में, जब ये प्रोजेक्ट लगे 2002 के, तो मैं आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताऊं कि ये प्रोजेक्ट्स 6 महीने से लेके 2-2 साल लेट हुए। और सम ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स लेट इसलिए हुए कि लोगों को, इन्वेस्टर भी नए थे, समझ नहीं थी, टेक्नोलॉजी में रिस्क लिया, तो अरबों रुपए की पेनल्टी लगी इन आईपीपीस को। एक गैस के आईपीपी को शायद 2 अरब रुपए की पेनल्टी लगी, बिकॉज उनके प्रॉब्लम्स आ गए। तो गवर्नमेंट ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, वर्सेस नंदीपुर जहाँ अरबों रुपए की नुकसान हो गया, हुकूमत हैड टू पे। सो बात यह है कि यू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन यू सेट अप एन आईपीपी। अब सवाल रह जाता है प्राइसिंग। तो देखें अली, रियलिस्टिकली आप 25 साल का एग्रीमेंट करते हैं एंड यू वांट टू बाय इलेक्ट्रिसिटी, ना आपने गारंटी दी है ऑफ टेक की, 24 घंटे की ऑफ टेक की गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप फ्यूल का स्टॉक रखें और हम आपको 3 घंटे पहले बताएंगे हमें बिजली कितनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया में कोई कंपनी है जो प्राइस फिक्स कर सकती है? ये रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आवाम जो मर्जी समझती रहे, आपने जो प्राइस है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल जिस कीमत पे फर्नेस ऑयल बेचता है, उस प्राइस पे नेपरा सबको अलाउ करती है। आप महंगी ख़रीद लें आपकी किस्मत, आप सस्ती ख़रीद लें आपकी किस्मत। जब उन्होंने फिक्स कर दी, रोल आईपीपीस का तो ख़त्म हो गया, गैस सप्लाई ही गवर्नमेंट करती है। सो प्राइस में तो हेरा फेरी हो ही नहीं सकती। ये एक आर्ग्यूमेंट ही इलॉजिकल है। वो प्राइस हेरा फेरी की बात नहीं कर, रिस्क वो हो जाता है। प्राइस कोई फिक्स नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका थ्योरेटिकल प्राइस का रिस्क कौन ले, वो नहीं आप ले, कैसे हो सकता है? हमें पता ही नहीं है कि बिजली चाहिए कितनी। तो अगर हुकूमत आपसे, देखें इसमें अब कैपेसिटी चार्ज की बात कीजिए ना। कैपेसिटी चार्ज से पहले मैं आता हूँ, को कैपेसिटी चार्ज से पाते हैं कि चूंकि, और कैपेसिटी चार्ज भी इसी वजह से बना है क्योंकि हुकूमत जो है वो सिंगल बायर है। आप हुकूमत के अलावा अपनी आईपीपी से किसी को बिजली बेच सकते हैं? अगर आपको अलाउ हो अपनी आईपीपी से हुकूमत के अलावा मुझे बिजली भेजने को या किसी और को बिजली भेजने को, तो क्या आप फिर प्राइस रिस्क ले सकेंगे? ये भी नहीं पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि देखें, आज आपने फर्नेस ऑयल पे एक प्लांट लगा लिया, आज फर्नेस ऑयल का प्लांट पीकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो वायबल नहीं है एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। अगर आप पिछले 2 साल नहीं, तो आप उसको प्राइस ही पीकिंग के हिसाब से कर दें। बात ये है कि आप प्लांट अगर लगा लेते हैं और आप कहते हैं कि जिसको मर्जी बेच दें, तो वो प्लांट फाइनेंस कौन करेगा जब उसको पता है कि इसकी गारंटीड ऑफ टेक ही नहीं है? नहीं देखें, 2 महीने में आपको पता है कि पीकिंग होती है, 3 महीने गर्मियों की होती है, और गर्मियों में आपसे खरीदार आ जाएगा। आप हुकूमत को महंगा बेचें, वो तो उसने तो वेटेड एवरेज प्राइस देनी है। खरीदार कहाँ से आएगा जब स्टेट खुद डिसाइड कर रही है कि बिजली की प्राइस क्या है? आज आप देखें, जो हुकूमत ने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्राइस दी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हुकूमत बीच में से निकल जाए। आप प्रोवाइडर हैं, आप टेक्सटाइल को दे, सीमेंट को दे, घरों को दे, आप ये बैरियर टाउन को दे, डीएचए को दे, XY किसी को दे, आप ये डॉलमेन मॉल को दें, आप इसको दें, ये तो आपका काम है। तो ऐसा अगर हो जाए, तो अगर ऐसा होने के लिए चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पूरे पाकिस्तान में बिजली की प्राइस गवर्नमेंट सेट नहीं कर सकती, फिर नहीं कर सकती। पूरे पाकिस्तान में किसी रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लगा सकती पूरे पाकिस्तान। ड्यूटी देखिए, ड्यूटी तो लगेगी, ड्यूटी सबके लिए सेम नहीं होती ना। आज आप फर्नेस ऑयल पे 10% लगा दें, कोयले पे 5% लगा दें, फ्यूल की पैरिटी आउट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, हाँ, ड्यूटी सिमिलर होनी चाहिए, ड्यूटी सिमिलर होनी चाहिए, एक ही लेवल ड्यूटी का होना चाहिए। और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू फर्क होती है, एक पे 5% मे बी इक्वेट्स टू 10% ऑन दी अदर। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम मॉलिक्यूल के ऊपर फ्री करेंगे और हम उसको फ्री मार्केट करेंगे तो ओनली देन दिस इज पॉसिबल। लेकिन जो आज प्लांट लग चुके हैं, जो अपनी लाइफ का 10 या 15 साल गुजार चुके हैं, उन प्लांट्स की टेक्नोलॉजी या उन प्लांट्स की फ्यूल मे बी इज़ नॉट एफिशिएंट टुडे, तो वो प्लांट्स मार्केट में तो सप्लाई नहीं कर सकते। ये तो एक बास्केट के लिए प्लांट लगाए गए थे। आज आप देखिए, सोलर प्लांट्स हैं, आप इंडिपेंडेंटली लगा लें और आप किसी को कहें तुम सोलर प्लांट लगाओ, आज 7 रुपए की बिजली बनाता है सोलर प्लांट, लेकिन वो बिजली बेच नहीं सकता क्योंकि सुबह 9 बजे बिजली बनाना शुरू करता है, दोपहर 12 बजे पीक करता है और शाम को 5 बजे बंद कर देता है। तो कौन कंज्यूमर खरीदेगा उससे?
बिल्कुल ठीक है। ये पूरी दुनिया में एक बास्केट होती है। नहीं, ये वो बात आपकी पाकिस्तानी ठीक है। कंज्यूमर को सैडली समझ नहीं आ रही और कोई समझा भी नहीं रहा कि पब्लिक ये जो इलेक्ट्रिसिटी का या एनर्जी सेक्टर है ये डीरेगुलेट भी होगा तब भी रेगुलेटेड होगा। ये चल ही नहीं सकता निज़ाम इस तरीके से कि आप ओपन मार्केट कर दें। इंडिया में फॉर एग्जांपल स्टॉक उनकी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है, वो 2 से 3% ऑफ द एनर्जी ट्रेड होती है सिर्फ। अमेरिका में भी ट्रेड होती है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ द एनर्जी इज ट्रेडेड, बाकी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मेजॉरिटी चॉइस कोई नहीं है, पूरी दुनिया में ये कभी नहीं होगा, कहीं हो सकता जो यहाँ पर तो निज़ाम प्रपोज कर रहे हैं पाकिस्तान लोग। के अंदर इतनी बिजली महंगी क्यों है, जब यही आईपीपी सारी दुनिया में इसी मॉडल पे चलते हैं, सारी दुनिया में यही कीमत होती है, तो पाकिस्तान में वो बिजली महंगी क्यों है? और यहाँ से आप अपनी कैपेसिटी चार्ज वाली बात भी शुरू करें। सो 2 चीज़ें हुई ना अली, एक तो बिजली महंगी इसलिए है कि यहाँ जो रिस्क है, किसी आईपीपी को आज तक 1991 से लेके अब तक पैसे टाइम पे नहीं मिले। अब हम 2022 में आ गए, तो इसका रिस्क क्या है? लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं, लोग जेलों में जा चुके हैं, इस पावर सेक्टर के अंदर लोग बैंक्स के डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो आप मुझे बताइए इस सेक्टर में जो इन्वेस्ट करेगा वो कौन करेगा? और अगर आप प्रोग्रेसिवली देखें फ्रॉम अमेरिकन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन 94 to Pakistani investors in 2002 to Chinese investors in 2015, जिनको साइनो श्योर इंश्योरेंस भी चाहिए थी, जिनके पास स्टेट का कवर है, आज वो भी परेशान है। अगर हम इन चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है कि ये सेक्टर एक हाईली कंट्रोवर्शियल सेक्टर है, इस सेक्टर में बिजली का रेट घटाने का सबसे पहला स्टेप ये है कि इस सेक्टर की कंट्रोवर्सी को ख़त्म कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट्स की सैंक्टिटी पे खुदा के वास्ते बात कीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट्स को गाली गलोच करना और अननेसेसरी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंट्रोवर्शियल मत बनाएं। आपने एक डिसीजन लिया, 10 साल बाद वो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस वक्त वो डिसीजन ठीक था। सो हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सेक्टर का रिस्क घटाया जाए, फिर इस सेक्टर को डीरेगुलेट करना पड़ेगा। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एलएनजी का जिसमें पीएसओ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो 3% 4% मार्जिन पीएसओ ले रहा है, हर जगह पे हम कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, इवेंचुअली रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है। तो ये कोई आसान डिसीजन नहीं है बिजली सस्ती करना। फिर आपकी लाइन लॉसेस हैं, मे बी एरिया में सबसे हाईएस्ट हो, फिर आपकी रिकवरी नहीं हो सकती। इस सारी चीज़ों की कॉस्ट कौन पे कर रहा है? जो कंज्यूमर बिजली का बिल दे रहा है ना, वो ये सब प्राइस दे रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रिसिटी इज़ सो एक्सपेंसिव। आज आप देखें गवर्नमेंट ने ऑन द फेस ऑफ इट बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई कि आप सोलर लगा लें अपनी छत पे, ठीक है। बात यह है कि आप सोलर लगा लें और ऑफ पीक बिजली स्टेट को देना शुरू कर दें। अच्छे कंज्यूमर जो हैं वो सब अपनी छतों पे अगर सोलर लगा दें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास तो बुरे कंज्यूमर रह जाएंगे। और फिर आप जैसे जो बिजनेस वो बहन है वो अपने अपने घर में प्लांट चला लें, सब लोग लगाएंगे, सबने कैप्टिव पावर प्लांट लगाए हुए हैं। आपने फर्नेस ऑयल पे, इस पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट हमें पॉलिसी के रिपरकशन समझ के ये काम करना है। देखिए हम लोग सोशल प्रेशर में काम करते हैं। कोई कहता है जी कि कोल से कैंसर हो जाएगा। मैं आपको फैक्ट्स बताऊं, उस दिन मैं एक वर्ल्ड बैंक के सेमिनार पे था, मुझे उन्होंने कहा जी कोल की प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का सेमिनार था। मैंने कहा जनाब मुझे ये बताएं, चाइना में 60% बिजली कोल पे बनती है, इंडिया में 60% बिजली कोल पे बनती है, जर्मनी में 20% बिजली कोल पे बनती है, अमेरिका में 40% कोल पे बनती है। आप उनको जाके ये मशवरा क्यों नहीं देते? हमें क्यों दे रहे हैं जहाँ 5%, 10% भी नहीं है? 5% नहीं। और आपको पता है ना, जर्मनी के अंदर जब चेर्नोबिल वो फुकुशिमा हुआ था, तो उसके बाद उनके कैंपेन चली, उन्होंने अपने बहुत सारे न्यूक्लियर कम किए, न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दिए, और न्यूक्लियर को वो किससे रिप्लेस कर रहे हैं? कोल से। और ये दुनिया में इन्वायरमेंट की बात हो रही है और वो अपने न्यूक्लियर को कोल से। कोल एक्चुअली कोल कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल चीज़ है पोल्यूशन। आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, कोल पावर प्लांट्स आर रिलेटिवली क्लीन। देखिए पाकिस्तान में पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ भी कर रही हैं, बेशुमार वजूहात हैं जो पोल्यूशन हो रही। तो हमें वजूहात को कंट्रोल करना है रादर देन डंडा लेके किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाए। अभी वैसे पोल्यूशन को बताऊँ, अभी IMF की रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान जो है ना, मतलब वो 1% ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेज बनाता है, और इस द टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो दे आर वर्स्ट इफेक्टेड बाय पोल्यूशन। यानी पोल्यूशन के इफेक्ट में हम दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में हैं, और पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन में हम बहुत नीचे हैं। सो आई थिंक ये जो है ना, बात ये है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम पब्लिक डोमेन में नहीं डिस्कस कर सकते। एब्सोल्युटली। देखिए कैपेसिटी चार्ज की आपने बात की, अब मैं आपको अगेन एग्जांपल देता हूँ नंदीपुर का और लेट से एक IPP का। अब जब नंदीपुर का प्लांट गवर्नमेंट ने लगाया तो गवर्नमेंट ने लोन लिया, गवर्नमेंट ने पैसे देने,
गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ रखे, गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं। प्लांट की इंश्योरेंस होनी है, गवर्नमेंट ने पैसे देनी है। उस प्लांट में कोई फिक्स कॉस्ट है, स्पेयर पार्ट्स की, गवर्नमेंट ने देनी। तो ये कैपेसिटी चार्ज इन्हीं चीज़ों के लिए, चाहे नंदीपुर चले या ना चले, समबडी हैज़ टू पे दैट कॉस्ट। सो और कैपेसिटी चार्ज क्या चीज़ तो है? ये जो कैपेसिटी चार्ज यूएसडी में होते हैं, क्या ये यूएसडी में होने चाहिए, पीकेआर में होने कोई चाहिए? कैपेसिटी चार्ज यूएसडी में है ही नहीं। देखिए कैपेसिटी चार्ज के बहुत सारे शिक्स हैं। जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट है, पाक रुपीज़ में, सैलरीज एंड वेजेस पाक रुपीज़ में है, स्पेयर पार्ट्स फॉरेन करेंसी में है। तो वो बड़ी वेल थॉट आउट पॉलिसी है। लेकिन जिन्होंने जाके टीवी पे गालियां देनी है, उनके लिए सारी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जाके टीवी में गालियां देनी है इन पे, और खुद रियल एस्टेट में काम करते हैं, ये तो ऐसे तो ही देखिए है। ना, ये लोगों के पर्सनल एजेंडाज हैं। आप सारा दिन ट्विटर करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। उस दिन कोई ट्विटर पे कह रहा है कि आपने एनसीपीएल को 1 अरब दे दिया, हमें डिविडेंड नहीं दिया, जबकि फैक्चुअली एनसीपीएल को कुछ दिया नहीं गया और उसका डिविडेंड से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब मैंने डिविडेंड के फिगर्स बताए कि हमने सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है, तो लोग खामोश हो गए। फिर किसी ने कह दिया कि एक कंपनी ने बोनस शेयर डिविडेंड में दिए। अब इन लोगों को कौन समझा सकता है कि बोनस शेयर डिविडेंड नहीं है? एक्चुअली पूरी दुनिया में उसको स्टॉक स्प्लिट कहा जाता है। आपके पास 1 शेयर थे, अब 2 हो गए, तो ये कैसे आपको डिविडेंड मिल गया? कोई मुझे समझा दे। उस शेयर की बुक वैल्यू आधी हो गई। एक सिंपल चीज़ है, उसको हम डिविडेंड समझ रहे हैं। उसका नाम ही गलत है, वो डिविडेंड है ही नहीं, वो तो स्टॉक स्प्लिट है। आप करें। मैं यही कहता हूँ कि आपकी परसेप्शन बेहतर हो, थोड़ा आप ज़रा एक्टिव ज़्यादा हो और अपनी चीज़ों को ज़्यादा बताएं, ताकि आपके इन्वेस्टर को आपकी वैल्यू का पता चल सके और वो उसमें आपकी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करे। यहीं पे आपने 25-30 करोड़ की जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आज उससे आप जो है 40 अरब का साल का रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो आपके प्लान क्या है इस मुल्क के अंदर, इस ग्रुप के अंदर? देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम वेरी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी। आई बिलीव इन दिस कंट्री। बात यह है कि हमारी टेक्सटाइल की बिज़नेस रीजनेबली लार्ज बिज़नेस है, और अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमने अपनी कैपिटल की जो एलोकेशन है ना, वो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे क्या है। वेदर वी नीड टू एक्सपैंड मोर इन टेक्सटाइल्स, तो इन्हीं सेक्टर्स में करना है या नई चीज़ों में करना है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं जो कि हमारी इस वक्त लिस्ट पे है, क्योंकि हमारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। वी हैव excellent credibility to borrow money, so we are looking at a lot of things, और उनमें से कुछ चीज़ें मटीरियलाइज होने के बहुत नज़दीक हैं। बट हम आउटसाइड द टेक्सटाइल्स फेयर भी चीज़ों को देख रहे हैं, न्यू वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज़, न्यू वर्ल्ड बिजनेसेस को देख रहे हैं कि उनमें क्या है। ये अपनी रिटेल बिज़नेस जो हमारी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, इसको भी ग्रो करने के मुतालिक सोच रहे हैं। वी आर लुकिंग एट रियल स्टेट बिजनेस ऑल्सो, वी आर लुकिंग एट केमिकल प्लांट्स ऑल्सो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि अभी कोई चीज़ फाइनल स्टेजेस पे नहीं है, तो मेरे ख्याल है ऑन द रिकॉर्ड उसके मुतालिक बात करना मुनासिब नहीं है। बट वी वांट टू हैव द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में है कि हम अपने कैपिटल को उस जगह डिप्लॉय करें जहाँ हाईएस्ट रिटर्न मिलता है हमारे शेयर होल्डर को। एंड वी आर लुकिंग एट मैनी थिंग्स। ज़बरदस्त। दूसरा एक आपका बड़ा पैशनेट इनिशिएटिव है हॉस्पिटल का, जो आपने अपने वालिद साहब के नाम पे बनाया, उसके बारे में बताइए कि वो कैसा चल रहा है। सो मेरे फादर का इंतकाल हुआ 2012 में, और उसके बाद हमने सोचा कि क्या इशू है या क्वेश्चन क्या है जिसको हमने, प्रॉब्लम क्या है जिसको सॉल्व करनी है। तो एक चीज़ ये समझ आई कि गुड क्वालिटी हेल्थ केयर बहुत कम है पाकिस्तान में, तो उसके मुतालिक सोचना चाहिए, और उसका एक ऐसा कल्चर हो हॉस्पिटल का जिसमें कि मरीज़ थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सके, और मरीज़ को एज अ कस्टमर ट्रीट करें तो उसकी एंग्जाइटी लेवल बहुत कम हो जाती है, मरीज़ स्ट्रेस्ड आउट है। तो फिर हमने ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट कंसीव किया, और इसमें बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया। सो वी कलेक्टेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और इसमें तकरीबन 80 डोनर्स हैं हमारे पास। तो ये हॉस्पिटल तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल इन लाहौर नाउ, एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यू हॉस्पिटल्स इन द एंटायर कंट्री जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से लेके कार्डियक सर्जरी अंडर वन रूफ कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में इसके कुछ डिपार्टमेंट्स खुल जाएंगे, एंड वी होप कि दैट इट विल चेंज द लैंडस्केप ऑफ हेल्थ केयर इन एटलीस्ट इन लाहौर। एंड अगर हम अच्छा काम करेंगे तो दूसरे हॉस्पिटल्स को भी उससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए, एंड मे बी अदर पीपल ऑल्सो डू इट। सो दिस हॉस्पिटल इज़ फॉर माई फादर एंड फॉर द सिटी ऑफ लाहौर। वेरी गुड। अच्छा जी बाब, आपसे आखिरी सवाल है कि आप जो हैं मतलब आपने MBA भी लम से किया है
और उसके बाद आप 30 साल से ये कारोबार भी चला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आज देखें तो मायूसी बहुत है इकोनॉमिक सेंस में। आप शाम को मीडिया देखें तो लग रहा है कि कल को ये मुल्क तबाह हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस मुल्क का पोटेंशियल कैसा है? और जब इस मुल्क के हम पॉपुलेशन पिरामिड को देखते हैं तो मेरे आप जैसे लोग जो 40 से ऊपर हैं वो तो इतने से हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो नीचे है। वो जो 25 साल से नीचे 70% 65% आबादी है वो अब अगले 15-20 साल में ऊपर आएगी। वो क्या उसके लिए कैसा मुस्तकबिल आप देख रहे हैं और उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? अली, बात यह है कि एक तो मुल्क जो होते हैं ना, उनकी इम्प्रूवमेंट या जो भी आप चेंज देखना चाहते हैं वो ड्रामेटिकली 2 सालों में या 5 सालों में नहीं होती। तो नया पाकिस्तान तो इसका स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। पहली तो ये है कि हमें अपनी कंट्री का विज़न डिफ़ाइन करना है, और वो विज़न उन लोगों ने डिफ़ाइन करना है जिन लोगों ने मुल्क को चलाना है, जो लोग एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स। अगर उनका कोई विज़न है तो वो विज़न हमें नज़र आना चाहिए, वो विज़न एक विज़न होना चाहिए। उस विज़न के बाद आपने उन लोगों ने इसकी एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि वो विज़न इम्प्लीमेंट कैसे होगा, हमारा प्लान क्या है, हम कैसे इस विज़न को अचीव करें। और एक थर्ड स्टेप है आखिरी, जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि वो एग्जीक्यूट कौन करेगा। डू वी हैव द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट दैट स्ट्रैटेजी एंड दैट विज़न। ये स्टेप्स मुझे ना ड्रामेटिकली मिसिंग नज़र आते हैं तीनों। अगर हम एडहॉक तरीके से चलते रहेंगे, हम कहेंगे कोई टैक्स चोर है, कोई फलाना है। ये देखें, ये करप्शन दुनिया के किस मुल्क में नहीं होती? क्या इंडिया में करप्शन नहीं है? चाइना में नहीं है? यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है? वेरियस तरीक़ों से लोग पैसा दे के गलत काम कराते हैं, पाकिस्तान में भी है। लेकिन ये साइड शो है, हमने इसको मेन शो बना दिया है। ये डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम द रियल गोल। दिस कंट्री नीड्स मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे लोकल कंजम्पशन कर रहे हैं, इस मुल्क में फैक्ट्रीज लगनी चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए, लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए। वी शुड नॉट बी रेजिंग मिनिमम वेजेस बिकॉज we are forcing them. The minimum wage should go up because there is more demand and less supply. We need to invest in our education system even before health, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने हमारे लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। हमारे लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी की जो हमारी रिसोर्स है, हमें 25,000 रुपये वाले लोग नहीं चाहिए, हमें 50,000 रुपये महीना कमाने वाले लोग चाहिए ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम इन चीज़ों को एक मीडियम टर्म 5-10 साल का विज़न रखेंगे और इकॉनमी को कम्प्लीटली खोल देना चाहिए। ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, मल्टी लेयर टैक्सेस हैं। जब तक हमारा टैक्सेशन का निज़ाम ऐसे नहीं होगा कि लोगों को इंसेंटिव ही नहीं है स्टील करने का, और हमारा टैक्स की मशीनरी ऐसे नहीं होगी कि पीपल आर नॉट स्केर्ड ऑफ देम। If they feel that justice will be done, tax rates are low, absolute amount we will collect will go up hundreds of percentage. क्योंकि अगर हम आज कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी 20% है या 30% है, सिंपल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज उसको वाइट इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दीजिए। So I think they are right, but why are we only looking at revenue? Why don't we even look at reducing the cost? Why can't we worry about the steel mills and the PIAs of the world? Why can't we fix the power sector कि हमारी bleeding कम हो जाए, 800,000 बिलियन की साल, तो वो पैसा हम टैक्स पे रिलीफ दें तो हमारा 3 गुना रेवेन्यू हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान 20 साल बाद इससे बेहतर होगा या इससे ख़राब होगा? So I think जब हमें अपना विजन, हमें स्ट्रैटेजी नज़र आएगी, हमें विज़न नज़र आएगा और हमें एग्जीक्यूट करने वाले लोग नज़र आएंगे, तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अगर ये चीज़ें नहीं नज़र आएंगी तो फिर फ्यूचर के मुतालिक आप क्या बात कह सकते हैं, क्योंकि ये टॉस ऑफ अ कॉइन नहीं है कि मुझे क्या नज़र आता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे ये चीज़ें नज़र आती हैं या नहीं आती। अगर मुझे नज़र आ रही हैं तो बहुत ब्राइट विजन है। तो अभी तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि मेरा ये ख्याल है कि इसके मुतालिक बातचीत तो शुरू हो गई है, तो दैट्स अ गुड साइन। पीपल आर सेइंग कि ये वायबल नहीं है कंट्री, पीपल आर सेइंग कि हम अपना डेट नहीं पे कर सकते, हमें इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है। एग्जैक्टली तो उस पे मुतालिक अब कुछ करना पड़ेगा। चलिए ज़बरदस्त। लेट्स होप जी कुछ हो, और बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू।